हाँ, तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो स्वागत करता हूं आप सबका आपकी अपनी कक्षा साइंस की कक्षा में। ठीक है, तो कैसा था भाई प्रीवियस लेक्चर गॉस थ्योरम का? बढ़िया था। उम्मीद है आप सबने भाई बढ़िया तरीके से एंजॉय किया होगा। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं गॉस थ्योरम का पार्ट सेकेंड। आज तारीख है भाई 19 मई। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा लेक्चर गॉस थ्योरम। तो यहां पे हम लोगों ने पिछले टर्न तक कहां पे पढ़ लिया था? पिछले टर्न पे हम लोगों ने बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसके कुछ केसेस को डिस्कवर कर लिया था, है ना। डिस्कवर क्या कर लिया था? देख लिया था ना। ठीक है, तो अब हम लोग भैया कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग एक्चुअली गॉस थ्योरम पर बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर में भाई जुड़े रहना बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और अब हम लोग यहां पे पढ़ते हैं पहला कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। तो क्या होता है भैया सॉलिड एंगल? अभी तक आप सबने छोटी क्लासेस में प्लेन एंगल के बारे में पढ़ रखा होगा। प्लेन एंगल क्या होता है? अरे बेसिकली जो पेन और कॉपी पेपर में बनता है 2D एंगल, उसको हम लोग प्लेन एंगल कहते हैं। ठीक है, अब सॉलिड एंगल क्या होता है? देखो नाम से पता चल रहा है सॉलिड, तो दैट मींस इसमें क्या है, कहीं ना कहीं 3D कॉन्सेप्ट मिला हुआ है। ठीक है, अब आप बहुत ध्यान समझो कि सॉलिड एंगल बेसिकली क्या होता है। जैसे लेट सपोज दैट आपने कभी कोन देखा होगा, है ना भैया, हमने तो खाया भी है। तो लेट सपोज दैट भैया कोन क्या होता है? ऐसा होता है, वैसे ऐसे ही होता है। लेट सपोज दैट क्या, ठीक है, तो कोन होता है। तो अगर आप ऐसे पेपर लिया और आपने उसको फोल्ड किया ना, एक कोन बना दिया, ऐसे करके एक कोन बना दिया आपने, तो कोन में ये वाला जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओमेगा कहते हैं। ठीक है, डी ओमेगा। ओमेगा का मतलब यहाँ पे क्या है? सॉलिड एंगल से। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, तो यहां पर जो डी ओमेगा होता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो यहां पर इसके सरफेस एरिया, यानी देखो अगर ये सॉलिड एंगल है तो वो क्या करेगा? इस तरीके से ऐसे सॉलिड एंगल जाएगा ना। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान देगा ना, विजुलाइज कर लो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सॉलिड एंगल है तो ऐसे करके आगे जाएगा और एक एरिया सबटेंड करेगा। ठीक है, एक एरिया सबटेंड करेगा। तो इस एरिया को मैं लेट सपोज दैट मान लेता हूं डी एस। यहां पर क्या हो गया? डी एस। ठीक है, अब यहां पर डी एस और यहां पर क्या होगी? इसकी कुछ रेडियस भी होगी, रेडियस यानी डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पर भाई क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। ठीक है, यानी आपको देखो इस चीज में बहुत ज्यादा गौर नहीं करना है, आपको ये चीज समझनी है कि सॉलिड एंगल को क्या है, इस तरीके से बेसिकली क्या किया गया है? डिफाइन किया गया है। ठीक है, ठीक है भैया, इस तरीके से डिफाइन किया गया है। अब देखो ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस, ये जो आर वेक्टर जा रहा है, ये जो आर वेक्टर जा रहा है, तो ये जो एरिया वेक्टर है, पिछले टर्न पे अगर आपने वीडियो लेक्चर को देखा होगा तो उसमें मैंने एरिया वेक्टर की बात आपसे करी थी। ठीक है, और मैंने कहा था कि भाई किताबों में यानी एनसीईआरटीज में एस भी लिखा होता है। ठीक है, तो आप मान लो कि यहाँ पे एरिया जो है ऐसे, ठीक है, सबटेंडेड एरिया ऐसे। तो लेट्स सपोज दैट मान लो आप ये जो डीएस है, ये जो एरिया है, ये इससे क्या है? कुछ एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, यानी ये जो डीएस वेक्टर है भाई सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यहां पे ये जा रहा है डीएस वेक्टर, ठीक, और ये आर वेक्टर से कुछ एंगल थीटा बना रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग ओमेगा को यानी सॉलिड एंगल को डीएस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपकी क्लास का है नहीं, ठीक है, बस एक पॉइंट पर यूज आना है, तो इस वजह से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। यानी हम लोग इसको हायर मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं और हायर फिजिक्स में, तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बस आपको यहाँ पे अपने क्लास 12 के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग, या जेईई मेंस या नीट की प्रिपरेशन आप कर रहे होगे तो आपको फॉर्मूला बस ध्यान रखना है। ठीक है, क्या होता है? एंगल सबटेंडेड इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, यानी आर वेक्टर की डायरेक्शन में सबटेंड किया हुआ क्या? एरिया डीएस कॉस थीटा। अब आप चेक कर सकते हो ना, बहुत ध्यान सुनना, पिछले टर्म में बताया भी था कि अगर ये डीएस है तो आर वेक्टर की तरफ इसका जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? वो होगा डीएस कॉस थीटा। भाई जिस तरफ थीटा होता है उसकी इस तरफ क्या कंपोनेंट आता है? कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है, और ये हो गया डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना, ये डी ओमेगा क्या हो गया? एंगल हो गया। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट की बात कर लेते हैं भैया। यूनिट की हम कैसे बात कर सकते हैं? तो यूनिट होती है स्टेरेडियन। समझ में आ गया? यूनिट होती है स्टेरेडियन। एंगल की यूनिट क्या होती है? प्लेन एंगल की रेडियन। ठीक है, अब हम बात करते हैं गॉस थ्योरम की। ठीक है, तो क्या होता है गॉस थ्योरम? क्यों हम अप्लाई करते हैं? क्यों हम पढ़ते ही क्यों है ना? पढ़ते ही क्यों है? सबसे जरूरी बात तो है भाई हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान समझना। तो बेसिकली इससे पहले हमने जाना था कि अगर हमें किसी सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है तो हमें क्या चाहिए होगा? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगी।
और उस सरफेस का क्या चाहिए होगा, सरफेस एरिया चाहिए होगा, का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। सही बात है। तो बाद में एक बंदा आया गॉस थ्योरम, यानी बहुत सारे लोगों ने भाई ट्राई किया फ्लक्स निकालने की, अलग अलग सरफेस से लोग फ्लक्स निकाल रहे थे। तो ऐसे करते करते वो जो फॉर्मूला है इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है, या डीएस की जगह आप डीए भी बोल सकते हो, मैं अब डीएससी बोलूंगा, ठीक है, मैं डीएस बोलूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए, जिससे आप एनसीईआरटी और बाकी रेफरेंस बुक की लैंग्वेज से कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो वो फॉर्मूला वो दे रहे थे, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या है ना कि बहुत लेंदी हो जा रहा था और कैलकुलेशन उसमें हार्ड हो जाती थी। और मान लो कि अगर कभी इर्रेगुलर सरफेस आ गया, जो उबड़ खाबड़ सरफेस होता है, तो उसमें तो भाई साहब मौत आ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में भाई फिर हमारे पास एक घास नाम का बंदा था जिसने घास खाकर इस चीज का आविष्कार किया। किस चीज का? इस चीज का। तो जरा मैं यहां पे स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप बहुत ध्यान समझते जाना, ठीक है। इन वैक्यूम, इन वैक्यूम द नेट इलेक्ट्रिक flux is, in a vacuum the net electric flux passed through a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times of the net चार्ज, खुद ही भूला जा रहा हूं, नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस, ठीक है। तो भाई बहुत ध्यान समझना कि बेसिकली यहां पे गॉस थ्योरम ने क्या बोला। गॉस ने बोला कि इन वैक्यूम, अगर आप वैक्यूम की बात करते हो, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट इज पास या फिर पास थ्रू अ क्लोज सरफेस, जो एक क्लोज सरफेस से पास होगा, वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो एक क्लोज सरफेस से पास होगा इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से मुलाकात होती है ना आपकी, पहले चैप्टर में हुई थी, याद करो, ठीक है। इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन। अच्छा, अगर यहां तक पहुंचे हो तो फिर आपको एप्सिलॉन नॉट की क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है, ठीक है। जिसका भी कमेंट पहला होगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बतानी है, उसकी डायमेंशन बतानी है और उसकी यूनिट बतानी है, ठीक है। ये तीन चीज कमेंट आपको करना है, एक ही कमेंट बनाकर, तो आपका नाम अगले वीडियो लेक्चर में टॉप में लिया जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस, यानी प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर गॉस ने बताया कि लेट सपोज दैट, आप मान लो कि आपके पास ये क्या है, ये इस तरीके से क्या है, एक सरफेस है ना। अब देखो इररेगुलर सरफेस है, ये एक इररेगुलर सरफेस है और आपने इसके अंदर क्या रख दिया, एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है। और बाकी क्या, यहां पर क्या वैक्यूम है, यहां पर भाई क्या है, बाहर भी वैक्यूम है, अंदर भी वैक्यूम है, ठीक है। तो अब अगर हमको निकालना है कि इससे टोटल नेट फ्लक्स कितना पास होगा, तो कैसे आप निकालोगे भाई? ये बात तो पक्की है ना कि इससे नेट तो फ्लक्स तो पास होगा। कैसे भाई? अगर प्लस क्यू चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो बाहर की तरफ जाएगी, अवे जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। और भी देखो कितनी सारी लाइंस होंगी, यहां पे तो इनफिनाइट लाइंस होंगी, मैं तो तब भी कुछ ही बना रहा हूं। तो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही है और यहां पर देखो, यहां पर इस तरीके से सरफेस एरिया भी बनेगा। अब अगर आप हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच अगर आप एंगल निकालो, तो क्या आपको लगता है कि आप इस कैलकुलेशन को कंप्लीट कर पाओगे? भाई यहां पर हर जगह अलग अलग क्या बनेगा, एरिया वेक्टर बनेगा, और हर जगह अलग अलग एरिया वेक्टर बनेगा। तो क्या आपको ये लगता है कि आप इस चीज को कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। जो ग्रीन से बने हुए हैं वो क्या है, एरिया वेक्टर है, और जो ब्लैक से बना हुआ है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो आप देखो सबके बीच में क्या है, अलग अलग एंगल भी बन रहा है। देखो यहाँ θ1, θ2, θ3, θ4 सेम भी बन सकता है, बट क्या हमेशा सेम बनेगा? हमेशा तो सेम नहीं बनेगा, अलग अलग एंगल बन रहे हैं। तो अब अगर हम यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगाएं, कौन सा, कि जो टोटल फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो क्या होगा, वो ई ds
कॉस थीटा के बराबर होगा, ठीक है, इंटीग्रल ईडीएस कॉस थीटा के बराबर होगा। अब आप खुद सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे चलो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो चार्ज की वजह से आ रही है वो कांस्टेंट है, ठीक है। क्या यहां पर एरिया ये जो डीएस, यदि हम छोटे छोटे जो एलिमेंट ले रहे हैं क्या वो कांस्टेंट है? एरिया कांस्टेंट नहीं है। कॉस थीटा, क्या यहां पे थीटा कांस्टेंट है? चेक कर लो आप जितनी बार अलग अलग जगह पे जाओगे, अलग अलग पॉइंट पे जाओगे, आपको थीटा भी अलग अलग मिलेगा। तो अगर आपको इस चार्ज की वजह से टोटल फ्लक्स निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस तरीके के कम से कम इनफाइनाइट, कम से कम इस पॉइंट का अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका मतलब करते 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 आपको यहां पे कम से कम इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा, और तब जाकर आप जब उनको जोड़ोगे, जोड़ना भी पड़ेगा भाई साहब, तब जाकर आपके पास क्या आएगा? फ्लक्स आएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखना। फ्लक्स क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लास 11 में पढ़ रखा है ना, जहां भी डॉट प्रोडक्ट आता है वो क्या होती है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो ये चीज भाई हो गई। तो इसी चीज को भैया गॉस ने क्या किया? बहुत सिंपल कर दिया। गॉस ने सीधी सी ये बात बोली कि आप भाई साहब ये मत देखो कि क्या है भाई क्या एरिया है सॉरी, आप ये मत देखो कि भैया यहां पर क्या एरिया है, क्या यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। आप बस ये देखो कि एक क्लोज सरफेस के अंदर प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो अब आप, और ये वैक्यूम में रखा हुआ है, तो यहां पर भाई जो टोटल फ्लक्स होगा, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा? क्या लिखा हुआ है? क्या होगा? 1/ε0 टाइम्स होगा किसका? ऑफ द नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। जो टोटल चार्ज है उसका 1/ε0 टाइम्स होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी यहां पे आपने प्लस क्यू चार्ज रखा, जो भी नेट चार्ज सरफेस के अंदर प्रेजेंट है, और उसका 1/ε0 टाइम्स कर दो, तो ε0 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस चीज का क्या हो जाएगा? मतलब यही क्या बन जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो यहां पे ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा ठीक है भैया। अच्छा लेट्स सपोज दैट मैं अभी आपको यहां पे और भी एग्जांपल कराता हूं। जैसे मैं यहां पे आपको थोड़ा सा लिख के बताता हूं यहां पर, चलो यहां बता देता हूं ना, दूसरे मार्कर से बता नहीं, एक काम करता हूं इसमें। तो जैसे लेट्स सपोज दैट आप मान लो क्या मान लो, यहां पे आपके पास एक गोल सरफेस था, और यहां पे माइनस का क्यू चार्ज रखा था, और यहां पे प्लस का 2q चार्ज रखा था, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों चार्जेस की वजह से इस टोटल क्लोज्ड बाउंड्री से, यानी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो आप क्या जवाब दोगे? तो आप ऐसे लिखोगे। फिर कैसे? देखो, इस वाले चार्ज की वजह से मैं फ्लक्स मान लेता हूं φ1, इस वाले चार्ज की वजह से मैं फ्लक्स मान लेता हूं φ2, ठीक है। तो यहां पे φ1 प्लस φ2 दोनों को जोड़ दो, तब क्या आ जाएगा? फाई नेट आ जाएगा, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान समझना, यहां पे φ1 को मैं कैसे लिखूंगा? माइनस का q अपॉन ε0। अरे इसका चार्ज रखो, और चार्ज को साइन के साथ, एक वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, हेंस यू मस्ट हैव टू पुट साइन, पुट चार्ज विद इट्स प्रॉपर साइन, ठीक है। आपको प्रॉपर साइन के साथ ही चार्ज को पुट करना है। भैया फोर्स में तो नहीं करते थे ऐसा, तो फोर्स इज अ वेक्टर यार, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी होती थी, तो इस वजह से भैया हम लोग वहां पे अगर डायरेक्शन को दिखा देते थे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी आगे दिखाने की कि भाई चार्ज साइन क्या रहेगा, मतलब चार्ज का साइन क्या रहेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई। प्लस φ2 क्या होगा? 2q बाई ε0, तो 2q अपॉन ε0 बराबर। अब अगर आप इसको ऐड करोगे तो ऐड करने पे यहां पे आपका आंसर क्या आएगा? q अपॉन ε0, ठीक है। और यही आपका क्या है? यही आपका फाई नेट है। और एक्चुअली मुझे यहां पर, हाँ मतलब ठीक है, समझ में आ गया ना, वो आपका q अपॉन ε0 क्या है? आपका फाइनल फ्लक्स है। आप ऐसे भी चेक कर लो, उसने क्या बोला? 1/ε0 टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द क्लोज सरफेस। इस क्लोज सरफेस के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट चार्ज कितना है, तो भाई साहब आपका आंसर यही होना चाहिए, अगर आप थोड़े से पढ़े लिखे हो तो, माइनस क्यू प्लस 2q। तो भैया चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो वो अपने साइन के साथ पुट होकर जुड़ के, ठीक। तो यहां पर अगर आप इनको ऐड करो तो यहां पे प्लस q आएगा, ठीक है। अब अगर प्लस q, यहां पे टोटल चार्ज क्या है? प्लस q है, तो पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स है वो q अपॉन ε0 होगा।
समझ में आ गया आपको? तो इस तरीके से बेसिकली क्या है कि आप गॉस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है, तो बेसिकली इसका एक एप्लीकेशन है, सबसे बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है, तो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है, किसी क्लोज्ड सरफेस से, किसी क्लोज्ड रेगुलर हो चाहे इरेगुलर सरफेस हो, उससे पास होने वाला नेट फ्लक्स चुटकियों में विद इन अ सेकेंड्स बता सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहां पे ये जो लॉ है वो बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। इस पे अभी हम आगे कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, तो भाई जुड़े रहें वीडियो के साथ, मेरे साथ, अपने साथ, अपनी जिंदगी के साथ। तो अब हम करते हैं इसकी डेरिवेशन। भैया हम कैसे मान ले कि ये जो चीज आप बता रहे हो बिल्कुल सही है? तो मैं बताता हूं ना आपको। तो अब आप देखो, तो देखो डेरिवेशन दो टाइप से है। पहली डेरिवेशन यहां पर होगी किसके हिसाब से? फॉर अ चार्ज इनसाइड अ क्लोज्ड बॉडी, है ना। अगर चार्ज हमारा क्लोज बॉडी के अंदर हो तब कैसे डिराइव करेंगे? फॉर अ चार्ज आउटसाइड क्लोज बॉडी। और अगर एक क्लोज बॉडी के आउटसाइड चार्ज हो तो हम उसे कैसे डिराइव करेंगे? ठीक है, तो पहले मैं यहां पर क्या करता हूं, फॉर अ चार्ज इनसाइड अ क्लोज बॉडी, तो ये हमारे पास एक क्लोज बॉडी हो गई। हम सरफेस कैसे बनाएंगे? इरेगुलर, क्योंकि हम जनरल डेरिवेशन कर रहे हैं, तो हम इरेगुलर सरफेस बनाएंगे। यहां पर हो जाएगा प्लस क्यू। ठीक है, अब बहुत ध्यान सुनना, मैं प्लस क्यू मान के चल रहा हूं, आप यहां पे माइनस क्यू भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सुनना, यहां से मैं इस वाले एंगल को देखो, यहां से ये क्या कर रहा है, इस पॉइंट पर क्या कर रहा है, छोटा सा क्या कर रहा है, एक सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है। भाई जो एक्चुअली में फ्लक्स निकालने का कॉन्सेप्ट है वो तो एक छोटे से एरिया से है ना। अब देखो यहां पे इरेगुलर सरफेस एरिया है, तो हमें छोटे छोटे एरिया को निकालना पड़ेगा, फिर उनको जोड़ना पड़ेगा। छोटे छोटे एरिया से पास होने वाला फ्लक्स निकालो और सबको जोड़ दो, यही करना पड़ेगा। आओ करते हैं जरा। तो यहां पर एंगल कितना बन रहा है? डी ओमेगा। ठीक है, यहां पे सरफेस एरिया में मान लेता हूं डी एस। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर ये यहां पर बेसिकली समझो, अब ये देखो डीएस है, तो डीएस परपेंडिकुलर यहां पे डीएस वेक्टर भी बन जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, है ना, यहां से अब अगर ये प्लस क्यू चार्ज यहां पे रखा हुआ है, तो ये प्लस क्यू चार्ज इस जगह से, इस एरिया से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो गुजारेगा। तो ये प्लस क्यू है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? अवे। तो लेट सपोज दैट मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ऐसे बना देता हूं। लेट सपोज दैट इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ऐसे जा रही है, कुछ ऐसे जा रही है ना। देखो बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि भैया ये तो बिल्कुल सीधे सीधे जाएगी, तो भाई हर जगह पे ऐसा नहीं होगा, है ना, हर जगह पे। अब देखो लेट सपोज दैट तुम यहां पे बना लेते हो, अगर मैं इस चीज को यहां बना लेता इस तरीके से, ऐसे काट के ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे जाता? देखो सरफेस तो ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर जाता है ऐसे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाती? इलेक्ट्रिक फील्ड जाती ऐसे। समझ में आ गया ये चीज? तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी मैं इस पॉइंट से आपको समझा रहा हूं, को यहां ध्यान देना है। ठीक है, अब आप मान लो कि इनके बीच में जो एंगल बना वो क्या बना? थीटा। और यहां से इस चार्ज से लेकर इस जगह तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है? आर है। ठीक है, डिस्टेंस क्या है? आर है। तो बहुत ध्यान सुनना, अगर मैं यहां पे फ्लक्स का बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला लगाऊं, अगर मैं यहां पे फ्लक्स का बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला लगाऊं, तो क्या होता है? इंटीग्रल ई डॉट डीएस, और जो कि बराबर किसके होता है? ई डीएस कॉस थीटा के। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आप देखो, अब अगर आप ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस आर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, तो वो क्या होती है? तो आई होप आपको यहां पे आपने पहला लेक्चर देख रखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस आर क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। भाई एट अ डिस्टेंस आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, समझ में आ गया। अब इस वैल्यू को उठाओ और वहां पे जाके पुट कर दो, तो यहां पे देखो क्या होगा? फाई ई बराबर, इसको उठाओ वहां रखो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा। ठीक है, डी एस कॉस थीटा। अच्छा ठीक है, अब आपको क्या करना है? इस वैल्यू को, अब आप देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से बस देखते जाओ अपनी आंखें खोल के।
इस वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखो तो इसको आप क्या लिख सकते हो, डी ओमेगा यानी सॉलिड एंगल। तो यहां पर जरा मैं ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं, फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और यहां पे आप क्या लिखोगे, अच्छा इंटीग्रल का साइन तो मैं भूल ही गया, इंटीग्रल यहां लगेगा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डी ओमेगा। अब देखो ध्यान से, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, अरे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, और चार्ज भी आपने ले रखा है तो वो कांस्टेंट ही है, तो इसको आप निकाल लो बाहर, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे इंटीग्रल क्या हो जाए, डी ओमेगा। अब डी ओमेगा का इंटीग्रल क्या होगा, अब आप खुद सोचो, ऐसा आपको एक यहां पर भी लेना है एंगल, ऐसे आपको एंगल घुमाते घुमाते भाई आपको ये सरफेस ये सरफेस ये सरफेस ये सरफेस ये सरफेस सरफेस करते 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 पूरा दोबारा यहीं तक आना है ना, दोबारा आपको यहीं तक आना है। तो अब आप यहां पर जो एंगल घूमोगे, जो सॉलिड एंगल घूमोगे, वो क्या होगा, वो 360 के बराबर होगा। और 360 को हम लोग मैथ की भाषा में कैसे लिखते हैं, 4 पाई। हाँ भाई बिल्कुल सही बता रहे हो तुम, मैथ वाले हो ना। तो भाई देखो यहां पर क्या होगा, फाई ई बराबर यहां क्या हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर इंटीग्रल, अब देखो मैं लिख देता हूं, बिकॉज इंटीग्रल डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई। 4 पाई का मतलब क्या, 360 डिग्री, 180 डिग्री में 2 पाई होते हैं, 360 में 4 पाई हो जाएंगे, ठीक है, 4 पाई हो जाएगी, 4 पाई, ठीक है, लेटने वाली। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब आप चेक कर लो, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे Q/एप्सिलॉन नॉट बचेगा, ठीक है, जो कि क्या है, इस सरफेस से पास होने वाला, इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है, जो कि क्या है, Q/एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। समझ में आ गया, बढ़िया तरीके से समझ में आपको आ गया होगा। डेरिवेशन में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बढ़िया तरीके से कमेंट करना कि सर हमको ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, या भैया हमको इस पॉइंट समझ में नहीं आया, मैं कमेंट करके आपको जल्दी जल्दी आंसर को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फॉर अ चार्ज आउटसाइड क्लोज्ड बॉडी। अगर भाई मान लो कि हमारा जो चार्ज है वो बॉडी के अंदर ना होकर बॉडी के बाहर हुआ, तब, हाँ तब क्या करोगे, आओ देखो यहां पे क्या करोगे, है ना, मैं करवाता हूं जो करवाता हूं। देखो ध्यान से, लेट सपोज दैट आपकी यहां पे बॉडी क्या है, इस तरीके से एक इररेगुलर बॉडी है, वो ये ऐसे है, ठीक है, और चार्ज इसके बाहर रखा हुआ है ये यहां पर, अरे बाप रे, ये यहां पर, ठीक है, इस चार्ज को मैं मान लेता हूं प्लस क्यू, ठीक है भैया मान लिया। अब आपको क्या करना है, यहां से आपको एक सॉलिड एंगल यहां पर क्या बनना है, सबटेंड करना है ऐसे करके, ठीक है भैया, हमने ये भी कर लिया। अब आप बहुत ध्यान से देखो, अब ये जो चार्ज है ये यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे एमिट करेगा ऐसे करके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेट सपोज दैट ये अंदर, देखो अंदर ई यहां से आ रही है और वहां से बाहर जा भी रही है ना, तो वहां से बाहर जा भी रही है इलेक्ट्रिक फील्ड ई, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, अच्छा भैया यहां पे एंगल कैसे बनाओगे, मतलब वो क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर आप यहां पे देखो कैसे बनाओगे, एक एरिया वेक्टर बनेगा इधर, इधर की तरफ, बाहर की तरफ, ठीक है, और एक एरिया वेक्टर यहां पे, भाई देखो यही है सॉलिड एंगल, यहां जाकर सबटेंड होगा, तो एक एरिया वेक्टर बनेगा यहां पर, ठीक है, ठीक है, तो यहां पर क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो ही गई। यहां पे एक काम करता हूं, मैं यहां पे लिखता भी नहीं हूं, यहां पे लिखने की कोई जरूरत एक्चुअली में है भी नहीं, ठीक है, इतने से ही काम बन जाएगा हमारा, ठीक है, इतने ही पार्ट के एनालिसिस कर लो बस, ठीक है। तो यहां पर एंगल क्या बनेगा, लेट्स सपोज दैट यहां पे वेक्टर बनेगा ds वेक्टर, ठीक है, और दोनों के बीच में लेट्स सपोज दैट कुछ एंगल होगा, कुछ तो एंगल होगा, तो उसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है उसे हम क्या मान लेंगे, r। तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी मान सकते हो, बट मैंने r मान लिया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप क्या करो, अब आप यहां पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करो, ठीक है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट चलेंगे, बहुत ध्यान सुनना। फाई ई बराबर यहां क्या करेंगे, इंटीग्रल ई ds cos थीटा, ठीक है। अब आप ध्यान देखो, ई की जगह आप यहां पे दोबारा से एट अ डिस्टेंस r, सेम यहीं पे फॉर्मूला यही लिखोगे, तो यहां क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं इंटीग्रल ds cos थीटा, ds cos थीटा, ठीक है। अब आप फिर से देखो, ds cos थीटा अपॉन इसकी जगह क्या लिख दोगे,
डी ओमेगा, है ना, और क्यू अपॉन 4πε0 बाहर हो जाएगा, तो ये बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रल डी ओमेगा। चेक कर लो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ये चीज हो गई। अब आप खुद सोचो, बस पॉइंट यहां पर ये है जो अटक रहा है, ठीक है, कि बेसिकली आप यहां पर ये समझो कि अब आप तो बॉडी के बाहर हो, तो अब अगर आप इस तरीके से ऐसे घूमोगे भी इस तरीके से करते 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 घूम लोगे, तो सॉलिड एंगल क्या होता है, वो तो बॉडी के इनसाइड की प्रॉपर्टी होती है ना, कि आप सरफेस एरिया में कितना एंगल सबटेंड करते हो, पर यूनिट स्क्वायर में कितना एंगल सबटेंड करते हो, वो होती है प्रॉपर्टी सॉलिड एंगल की, डेफिनेशन यही कहती है। लेकिन यहां पे आप जैसे ही आप देख पा रहे हो कि जैसे ही आप यहां से घूमोगे इस तरीके से और घूमते घूमते घूमते, तो यहां तक तो आपको सरफेस एरिया थोड़ा थोड़ा मिल भी जाएगा, लेकिन जैसे ही आप यहां तक आओगे तो यहां पे तो सरफेस एरिया आपको मिलना जीरो हो जाएगा, और सरफेस एरिया मिलना जीरो हो गया, दैट मींस क्या हो जाएगा, फॉर अ ओपन बॉडी, यहां पर जो डी ओमेगा होगा उसके लिए जो एंगल सबटेंड होगा वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। समझ आ गया? यहां पर फॉर अ क्लोज बॉडी यहां पर क्या होगा, इंटीग्रल डी ओमेगा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जैसे ये जीरो हो गया तो आप यहां जीरो रखोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो एक क्लोज बॉडी से, बहुत ध्यान सुनना, एक क्लोज बॉडी से जो पास होने वाला अगर चार्ज उसके बाहर रखा है, फॉर अ क्लोज बॉडी एंड अ चार्ज प्लेस्ड आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द क्लोज बॉडी, द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द बॉडी इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, क्या बोला मैंने, इज ऑलवेज जीरो। यानी इसका क्या मतलब है भैया, बहुत ध्यान से देखिए, यहां पे चार्ज यहां पे रखा था तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड्स बाहर तो जा सकती हैं लेकिन अंदर तो नहीं आएंगी ना, प्लस क्यू चार्ज है ना, तो वैसे तो बाहर जाएंगी, तो हर जगह से बाहर जा रही हैं। लेकिन यहां देखो आप, यहां पे अगर ये चार्ज रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से, यहां से अंदर तो जाएगी, इस एरिया से अंदर तो जाएगी, ठीक है, अंदर गई तो भैया कुछ वैल्यू तो होनी, कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए। तो भाई मैंने कहा देखो, यहां से अंदर जा रही है तो उसके दूसरे सरफेस एरिया से बाहर भी तो निकल रही है। अरे भाई यहां देखो, यहां से बाहर निकलेगी तो बाहर निकल गई, समझ आ गया, दोबारा कोई अंदर आने वाली बात नहीं है। लेकिन यहां देखो, यहां से अंदर गई वो, ठीक है, तो हम उसको लेट्स सपोज दैट मान लेते हैं, कुछ वैल्यू होगी छोटी सी, माइनस का फाई ई मान लो, माइनस का फाई का मतलब माइनस का कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स मान लो। अब वो यहां से अंदर गई तो एट द सेम टाइम वो इस सरफेस एरिया से बाहर भी तो आई, तो जितना अंदर गई बॉडी से उतना ही फ्लक्स, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गई। समझ आ गया? तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, वो तो जीरो हो जाएगा ना। तो इसीलिए भैया फॉर अ क्लोज्ड बॉडी द चार्ज प्लेस्ड आउटसाइड दैट बॉडी, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट बॉडी इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी जीरो। कंसिडर्ड टू बी जीरो क्या, इज एग्जैक्टली जीरो। ठीक है, हमेशा क्या होती है, एग्जैक्टली जीरो होती है। कोई दिक्कत? आई होप आपको यहां पे कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, सारा का सारा कंटेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसको नोट करो और हम बढ़ते हैं आगे। हाँ तो भाई अभी तक हम लोगों ने भाई गॉस थ्योरम के कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया। अब हम भाई आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले, कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले मैं सोच रहा था कि भाई जितना भी तक हम लोगों ने पढ़ा उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना, तो कैसा रहेगा, बढ़िया, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो भैया स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। लिखा हुआ है अ सिलेंडर सरफेस, एक्चुअली में देखो यहां पे सिलेंडर नहीं होगा, यहां पे सिलेंड्रिकल होगा, माय मिस्टेक। ठीक है, अ सिलेंड्रिकल सरफेस हैविंग रेडियस r is placed in a uniform electric field E such that axis of cylinder is parallel to E vector। ठीक है, मतलब बेसिकली हमसे वो कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल सरफेस है जिसको क्या रखा गया है, इस तरीके से रखा गया है कि वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है इस तरीके से कि उसकी जो एक्सिस है, ठीक है, वो क्या है, ई वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, तो बहुत ध्यान समझेंगे, मुझे लगता है डायग्राम जहां तक कुछ इसमें ऐसा बनेगा एक्चुअली में। ठीक है, डायग्राम इसमें कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, इसकी रेडियस क्या है, आर है, तो इसकी रेडियस यहां पे आर मान ली। ठीक है, और ये लेट्स सपोज दैट मैं इसकी एक्सिस मान लेता हूं। ठीक है, मान लेता हूं। ठीक है, और देखो इसमें बोला क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब तो यही है भाई साहब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जा रही है। अगर मैं क्वेश्चन गलत नहीं पढ़ रहा हूं और आप भी क्वेश्चन को गलत नहीं समझ रहे होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही जा रही है। ठीक है, पैरेलल है ना उसकी एक्सिस के। ठीक है, और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कांस्टेंट लिखी हुई है, यूनिफॉर्म है,
तो आपको इक्वल डिस्टेंसेस पे लाइन को बनाना है, ठीक है। आगे हमसे कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच सरफेस ऑफ सिलेंडर, व्हाट इज द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद सिलिंड्रिकल सरफेस, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। मुझे लगता है शायद ऐसा इवन आईआईटी जेईई मेंस के भी किसी बेसिक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, नीट के बेसिक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आपके बोर्ड के एमसीक्यू के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ी हिचकी आ रही है कि यहां पे हमको रेडियस आर दे रखी है, तो ऑफ कोर्स ये भी क्या होगी, रेडियस आर हो जाएगी, ठीक है। अब वो हमसे कह रहा है कि हमको हर सरफेस, सिलेंडर के हर सरफेस से जो जुड़ा हुआ लिंक है यानी लिंक्ड फ्लक्स है, उसे कैलकुलेट करना है। तो अब जरा आप मुझे यहां पे दिमाग से सोच के बताओ कि यहां पे कितनी सरफेसेस हैं। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहां पे देखो एक सरफेस तो मुझे ये दिख रही है फर्स्ट नंबर की, फिर सेकंड नंबर की सरफेस इसकी वो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गई, और ये थर्ड नंबर का सरफेस ये उसका ऊपर वाला हिस्सा हो गया। तो अब मैं क्या करता हूं, हर जगह पे एरिया वेक्टर बना लेता हूं। तो देखो यहां पे एरिया वेक्टर कैसे बनेगा, बहुत ध्यान सुनना। यहां एरिया वेक्टर बनेगा इस तरीके से, यहां पे मैं एरिया वेक्टर बोल देता हूं A1 वेक्टर, या S1 बोल देता हूं ना, कंफ्यूजन आप क्यों हो रहे हो, S1 बोल देता हूं। यहां पे मैं एरिया वेक्टर इस तरफ बनेगा, तो यहां बनेगा क्या, S2 वेक्टर। और देखो ये जो सरफेस होती है, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, उसमें एरिया वेक्टर कैसे बनेगा, बाहर की तरफ। तो यहां पर लेट्स सपोज दैट मैं इस वाली पॉइंट पे एक एरिया मान लेता हूं, वैसे आप कहीं पे मान सकते हो, चाहे यहां मानो चाहे यहां मानो, यहां मान लेता हूं S3 वेक्टर, ठीक है। तो अब मुझे आप सोच के बताओ, क्या क्या सोच के बताना है कि अगर आपको टोटल फ्लक्स निकालना है, अगर आपको टोटल फ्लक्स निकालना है तो आप क्या करोगे, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 को ऐड कर दोगे। भाई ये फ्लक्स 1 होगा, इससे पास होने वाला, ये भी सरफेस देखो। अच्छा बहुत ध्यान सुनो, अब आप सोच सकते हो कि यहां पर भाई हमको फ्लक्स निकालना है ये कवर्ड सरफेस वाले एरिया पे, ठीक है ना। तो इसके लिए फ्लक्स φ2, ठीक है, और यहां पर फ्लक्स क्या हो गया, φ3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे E ds1 cos थीटा, ठीक है, प्लस इसके लिए क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो E है, एरिया क्या है इसके लिए ds3 और cos थीटा, cos थीटा 1 cos थीटा 2, क्योंकि सबका एंगल भी अलग अलग बनेगा, हो सकता है सेम बन जाए, हमें नहीं पता, लेकिन हम अलग अलग लिखेंगे। तो E ds2 cos थीटा 2, थीटा 2 हो गया, थीटा 3 लिख देता हूं यहां पे। बेसिकली इसको 2 इसको 3 मान लेता थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान देखो, यहां पर एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे अंदर की तरफ। तो क्या लगता है दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो 180 डिग्री का बन रहा है। अरे cos थीटा क्या होता था, थीटा क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में बना हुआ एंगल। तो यहां तो cos 180 नजर आ रहा है मुझे, तो मुझे लगता है कि यहां पर cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। जिनको नहीं पता है भाई याद कर लो, भाइयों बहनों, -1 होती है वैल्यू। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, E। और अगर मैं अगर मैं इस वाले सरफेस का, ये जो गोल वाला सरफेस एरिया है, उसका एरिया में लिखूं तो क्या लिखूंगा, पाई आर स्क्वायर। अरे सर्कल दिखेगा ना यहां से तुमको, तो एरिया के लिए मैं क्या लिखूंगा, पाई आर स्क्वायर, और cos थीटा के लिए मैं लिखूंगा cos 180, जिसकी वैल्यू होती है -1। समझते जाओ बस। प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही है, यहां पर अगर मुझे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया लिखना हो तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, यही होता है ना, 2 पाई आर एच होता है ना, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। एच तो देखो वैसे हमको दे नहीं रखी है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, होता तो यही है। और यहां पे φ2, अब देखो, अब मैं समझा कि यहां पे अच्छा क्यों नहीं दे रखा है। अब एंगल निकालो, तो देखो इसका एरिया वेक्टर बनेगा ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे, तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 0। इसीलिए हमको यहां पे हाइट नहीं दे रखी थी, क्योंकि हाइट का कोई काम ही नहीं है। भाई जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ पे किस तरीके से भैया यहाँ पे 90 हो गए, आप इस मार्कर को देखो, आप इस मार्कर को देखो और आप ये समझो कि सिलेंडर है। तो सिलेंडर में अगर मैं इस वाले पॉइंट का, अगर मैं इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर बनाऊंगा, तो इस सरफेस को सीधे परपेंडिकुलर बाहर की तरफ तो आएगा, समझ में आ गया। फिर अगर मैं इस वाले पॉइंट पर बनाऊंगा
तो तब भी इसमें एरिया वेक्टर तो बाहर की तरफ ही आएगा, समझ में आ रहा है, परपेंडिकुलर वो भी। ठीक, क्लियर हो गई वाली बात। मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इसका सरफेस है, तो ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बाहर की तरफ सॉरी एरिया वेक्टर जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है, ऐसे। तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, तुम बताओ भाई, मुझे तो नहीं पता। 90 बन रहा है ना, बस ठीक है, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखो 0 मैं अभी यहां पे लिख नहीं रहा हूं, cos 180 की वैल्यू मैंने 0 लिख दी है, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे E ds2। अब देखो यहां पर ये भी जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा, और एरिया यहां पे क्या होगा, मतलब सॉरी एंगल क्या बनेगा, बेसिकली जैसा कि आप जानते हो एरोप्लेन गुजरता रहता है, बगल में ही घर है, ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन हम भी बैठेंगे वहां पे, तुम भी बैठना। तो यहां पर भाई इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बाहर की तरफ जा रही है और एरिया वेक्टर भी इसमें बाहर की तरफ जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो थीटा है भाई वो क्या बनेगा, 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री नहीं भूलनी है, यहां पर वैल्यू 1 हो गई। अब आप इनको जोड़ लो, अब जैसे आप इनको जोड़ोगे, अब आप चेक करो, ये वैल्यू तो ऑलरेडी 0 हो गई है ना, बहुत ध्यान सुनना, ये वैल्यू तो ऑलरेडी क्या हो गई, 0 हो गई, ये वैल्यू हो गई माइनस की और ये वैल्यू हो गई प्लस की। चेक कर लो, बाकी सबको तो सेम ही है, यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, तो ये प्लस और माइनस जुड़ के क्या हो जाएगा, 0, और आंसर आपका क्या आएगा, फाइनेट का 0। ठीक है, और आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए, अगर आपने अभी वीडियो लेक्चर को यहां तक देखा है तो अभी जस्ट इससे पहले वाले पॉइंट में स्लाइड में पढ़ाया था कि अगर, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है बाहर से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से आ रही है, इसका क्या मतलब है कि जो चार्ज का सोर्स होगा, जो चार्ज पार्टिकल का सोर्स होगा वो कहीं बाहर रखा होगा, और अगर एक बॉडी है जो क्लोज है और उसके चार्ज पार्टिकल आप बाहर रखते हो, कोई चार्ज का सोर्स बाहर रखते हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या, तो ऐसी कंडीशन में जो भाई उससे पास होने वाला फ्लक्स होता है, नेट फ्लक्स, वो 0 हो जाता है। और चेक कर लो यहां पे 0 ही आंसर आ रहा है, चेक कर लो ना। अरे भाई इधर से आने वाला फ्लक्स नेगेटिव और इधर से जाने वाला फ्लक्स पॉजिटिव, ठीक, तो ऐसी कंडीशन में जो फ्लक्स हमारा क्या हो, और ये वाला जो सरफेस है गोल वाला, उसे हमें कंसिडरेशन में लेना नहीं है, क्योंकि एंगल यहां पर क्या बन रहा है, 90 बन रहा है, ठीक है, तो यहां पे तो ऑलरेडी फ्लक्स 0 हो जाएगा। भाई आप चेक कर लो ना, यहां से भाई यहां पे सिलेंड्रिकल सब्सटेंस ऐसा है, सरफेस ऐसी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी पैरेलल लाइन से। पहला लेक्चर याद करो, बिना टच किए बिना पास के निकल जाएंगी, तो ऐसी कंडीशन में फ्लक्स यहां का 0 हो जाएगा, यहां 0 हो गया, यहां माइनस, यहां प्लस, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 0 हो जाएगा। तो बॉडी से पास होना जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पे लिखा हुआ है टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। और देखो उसने बोल रखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच सरफेस, तो ईच सरफेस का तो आपने निकाल ही लिया है, पहले वाले सरफेस का ये, दूसरे का 0, और ये तीसरे वाले इसका ये हो जाएगा इसी का पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अब हो सकता है आपके एग्जाम में बोल दिया जाए कि एरिया 1 एंड एरिया 2 हैव सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो सही मैग्नीट्यूड वाइज सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सही बात है, मैग्नीट्यूड वाइज क्या है उनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया इज ऑलवेज 0, ऑलवेज 0 होगा, है ना, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है इस अरेंजमेंट में तो हमेशा ही 0 होगा। ऐसे करके आपसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहां पर। अगला क्वेश्चन बोला गया है अ क्यूबिकल सरफेस ऑफ साइड L, तो हमारे पास एक क्यूबिकल सरफेस है, तो फटाफट बना लेते हैं, जिसकी साइड क्या है, L है, तो बना लेता हूं भाई मैं। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है ना वैसे वैसे बस आप करते जाओ, ठीक है, क्या बनाया है भाई, है ना, ठीक है। तो इसकी सरफेस क्या, वो लेंथ क्या हो गई, L, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई साहब ये भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है। टू फेसेस ऑफ द क्यूब आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यानी यहां पर एक क्यूब जिसकी लेंथ L है वो किस में रखा हुआ है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में, ठीक है, चेक करो ऐसे। और बोला क्या गया है कि इसकी जो दो फेसेस हैं वो क्या है, क्यूब की जो दो फेसेस हैं वो परपेंडिकुलर हैं किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। तो कैसे बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे बनेगी, चेक कर लो भाई, कोई भी प्रॉब्लम आपको यहां पर नहीं होनी चाहिए, आई होप आपको नहीं होगी प्रॉब्लम यहां पर, ठीक है। तो ये देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान समझो कि मैं आपको कैसे समझा सकता हूं
मेरे पास यहां पर एक केस है, आप ऐसे समझ लो माइक का डब्बा है, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि यहां पर हमारे पास क्यूब है, लेट्स सपोज दैट, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कैसे आ रही है, थोड़ा सा रख लेता हूं ना, बहुत प्रॉब्लम होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है। तो देखो एक तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी ये, ऐसे मान लो आप ना, एक तो एक तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी और इस सरफेस के, भाई यहां से आ रही तो यहां से निकलेंगी, और एक इस सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, सही बात है। तो दो सरफेस के यहां पे परपेंडिकुलर होंगी, कौन से सरफेस के, तो यहां पर मैं जरा लिख देता हूं, इस वाले सरफेस 1 के और इसके जो ठीक पीछे है सरफेस 2 के, ठीक है। अच्छा ठीक है, बाकी सरफेस के कैसे होंगी, बाकी सरफेस की क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है तो आप चेक करो ना कि ये वाली जो सरफेस है, हालांकि ओपन है, चलो अब मैं ऐसे दिखा देता हूं ना डायग्राम को, यहां से आ रही है, देखो ये ऐसे जाएगी, जुई करके ऐसे निकल चली जाएगी, देखो परपेंडिकुलर है ना। और ये जो सरफेस जहां से पास हो रही है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पैरेलल है। अरे देखो ना, ये सरफेस इस वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। और सेम ये भी जो सरफेस है, ये वाली सरफेस, ये भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, पैरेलल है, समझ रहे हो। ऊपर वाली जो सरफेस है वो भी पैरेलल है, और जो नीचे वाली सरफेस है वो भी पैरेलल है भाई साहब, ठीक है। सिर्फ दो सरफेस हैं जिसके क्या है, परपेंडिकुलर है। तो डायग्राम आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है फाइंड द फ्लक्स लिंक्ड विद ईच सरफेस ऑफ क्यूब एंड टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स बताना है आपको कि क्यूब से क्या लिंक होगा, और हर सरफेस एरिया क्या बताना है, लिंक वो बताना है, फ्लक्स। तो मुझे लगता है कि बिना किसी बदतमीजी के, ठीक है, ठीक है, जो इसका नेट फ्लक्स होगा वो तो 0 होगा। क्लोज सरफेस, अगर क्लोज सरफेस एरिया या क्लोज सरफेस अगर कोई रख दिया जाए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उससे पास होने वाला जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। अब आप ध्यान रखो, ये सरफेस यहां पर क्या है, पैरेलल है, ये सरफेस यहां पे पैरेलल है। एक जो इसके बाहर वाला सरफेस है ना, बाहर वाला जो इसका सरफेस है वो पैरेलल है, और इसके जो अंदर वाला सरफेस है, पीछे वाला सरफेस, वो पैरेलल है। सिर्फ सरफेस 1 और सरफेस 2 ऐसा है जिसके क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो देखो ध्यान से, थोड़ा बता देता हूं, इसमें एरिया वेक्टर किधर बनेगा, बाहर की तरफ, और इसमें एरिया वेक्टर किधर बनेगा, इधर बाहर की तरफ, सही बात है ना। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस तरफ, और एरिया इसमें क्या है। अच्छा एरिया यहां का मैं क्या लिखूंगा, अगर ये साइड है तो एक साइड आपको स्क्वायर दिखेगी, और साइड की लेंथ क्या है, एल, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर, ठीक है। यहां पर भी एरिया में क्या लूंगा, एल स्क्वायर, बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां पे ई रहेगी, क्वेश्चन में बोल रखा है, ठीक है। अब आप चेक कर लो, डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर एरिया क्या बन रहा है, सॉरी एंगल क्या बन रहा है, 180, 180 का होता है माइनस, यानी इस सरफेस का जो फ्लक्स होगा, ठीक है, φ1 वो क्या होगा, माइनस का ई एल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अरे भाई यहाँ पे cos थीटा cos 180 मैंने -1 ऑलरेडी लगा दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रखी थी, एरिया यहाँ पे मैंने एल स्क्वायर कर दिया, ई ds cos थीटा, ई ds cos थीटा, फॉर्मूला ध्यान रखो। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, φ2 बराबर प्लस का ई एल स्क्वायर, ठीक, cos 0 डिग्री की वैल्यू +1 होती है, मैंने लगा दी ऑलरेडी, ठीक है। अब जब जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे फाइनेट लिखोगे तो इन दोनों को जोड़कर क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर बाकी सरफेस का पूछा जाए तो 0, क्यों 0, अरे भाई इसका एरिया वेक्टर किधर बनेगा, परपेंडिकुलर। अब चेक कर लो आप, ये इसका एरिया वेक्टर बन रहा है परपेंडिकुलर, ठीक है। लेट्स सपोज दैट ये एरिया कुछ ए है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना भाई साहब, यहाँ पे तो मौत आ जाएगी। ऐसे आप हर अगर उसमें ऐसे देखो नीचे वाला भी 0 हो जाएगा। ऐसे ये सरफेस है, इसके पर एरिया वेक्टर बाहर बनेगा, इसका एरिया वेक्टर तो बाहर बनेगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ चुके हो क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैं टाइम लगा लगा के बता रहा हूं, आपको समझना है, चीजें बहुत एडवांस में जाएंगी आगे। थर्ड नंबर पे देखो जरा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस इज 0। तो बोला गया है यहां पे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यानी जो φe है ना, वो क्या है, एक सरफेस से पास हो रहा है, वो क्या है, वो 0 है, यानी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस इज गिवन टू बी 0, ओके।
हमसे कह रहा है कि देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दे दिया गया है, आपको एरिया वेक्टर दे दिया गया है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। कैसे आप करोगे, एफ नेट बराबर यहां पर क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रल ईडीएस कॉस थीटा, ठीक है। वैसे कॉस थीटा तो बाद में आता है, उससे पहले तो वेक्टर बने होते हैं यहाँ पे, जब वेक्टर को हटाते हो तभी तो यहाँ पे कॉस थीटा लिखते हो। उसको जब भी कभी कॉस थीटा लिखा मिले तो उसको स्केलर फॉर्म कहते हैं, और जब भी ऐसा लिखा मिले तो उसको वेक्टर फॉर्म कहते हैं, इसके ऊपर वेक्टर लिखा हो, ठीक है, डॉट के फॉर्म में। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट है, कुछ नहीं बोल रखा, यानी दैट मींस ये कांस्टेंट है। हालांकि अगर इस तरीके से कभी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाए, अगर कभी आपको आई जे के फॉर्म में मिल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और उसमें एक्स वाई जेड के टर्म्स नहीं आ रहे हैं, जैसे एक्स स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर जेड, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वो जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट मानी जाती है ना, कांस्टेंट ही होती है ऑफ कोर्स। अगर क्लास 11 में अच्छे से पढ़ रखा होगा, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ रखा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आप लिख दो 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप। अब आपको उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है किससे, ds से। तो यहां पे क्या दे रखा है, xi कैप माइनस का k कैप। अब ये x मत समझना कि अच्छा यहाँ पे x तो यार भैया यहाँ पे तो वेरिएबल हो गया, वेरिएबल नहीं हो गया, वो एक्चुअली में एक अननोन वैल्यू है, वहां पे एक नंबर आएगा जिसको आपको फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो नेट फ्लक्स दे रखा है कितना दे रखा है, 0। तो बहुत ध्यान समझेंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लो आराम से। तो i का मल्टीप्लाई i में, j का मल्टीप्लाई j में और k का मल्टीप्लाई k में। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पर i के साथ x है, तो मल्टीप्लाई करो, यहाँ क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। j के साथ 6, यहाँ पे j के साथ कुछ नहीं लिखा, तो j के साथ 0 लिखा है, तभी तो 0 हुआ होगा। तो 6 का मल्टीप्लाई 0 में करो तो यहाँ क्या हो गया 0, प्लस k के साथ 2 लिखा है, और यहाँ पे k के साथ क्या लिखा है, -1 लिखा है भैया। साइन हमके साथ ही हमेशा लेके चलोगे, k के साथ यहाँ क्या लिखा है -1, मल्टीप्लाई करो तो यहाँ हो जाएगा -2, ठीक। साइन लगाना ना भूले, ये 0 दे रखा है, तो 0 बराबर यहाँ हो जाएगा 2x, इसको सॉल्व करो तो -2, ठीक। इसको देखो यहाँ ले जाओ तो 2 बराबर यहाँ पे 2x, तो x की वैल्यू यहाँ क्या आ गई, 1 आ गई। तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर कोई 1 मिनट, हाँ ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो आप यहाँ पे अगर आपसे यहाँ पे एरिया पूछे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई कैप माइनस के कैप। अरे एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, तो आई कैप माइनस के कैप, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे पूरा का पूरा लेक्चर जो है आज का समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज के लिए भाई रखेंगे बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब से आपकी जो क्लासेस है भाई बिल्कुल परमानेंटली आती रहेंगी, ठीक है। जल्दी जल्दी आप भाई लेक्चर को रिवाइज करो। मिलते हैं फिर आपसे अगले धमाकेदार लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप रनिंग।